रहीम स्टार्ट करते हैं लिपिंग का चैप्टर नंबर 13 की पार्ट 4 की वीडियो को। इस वीडियो में इंशाल्लाह हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी को डिस्कस करना है। ये वो एंजाइम है जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में बेसिक रोल प्ले कर रहा होता है, पहला स्टेप में रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। और आपको पता है NADPH की प्रोडक्शन में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यूज़ हो रहा होता है। अच्छा जी, इसकी जो डेफिशिएंसी है ये आमतौर पर एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। ये आपने देखा ये हेरिडिटरी डिजीज़ है और इसके नतीजे में हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा होता है, यानी RBC ब्रेक हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया है। और ये हमारे पास जो एंजाइम एबनॉर्मेलिटीज़ की डिजीज़ हैं उनमें बहुत कॉमन डिजीज़ है। किस तरह से है ये, मतलब उन्होंने एरिया बताए हुए हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह में और कई एरिया में ज़्यादा होती है। और ये एक एक्स लिंक डिजीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया हेरिडिटरी है तो उसमें उन्होंने आपको बता दिया कि ये उसके अलावा एक्स लिंक डिजीज़ है। और इसके सिम्टम्स में एक चीज़ आ गई हीमोलिटिक एनीमिया। उसके अलावा जब 1 से 4 दिन बर्थ के हो जाते हैं तो हमें नियोनेटल जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। वो भी इसलिए क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रही होगी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रही। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, जिस इंसान में ये डेफिशिएंसी होती है उसकी ज़िंदगी लाइफ स्पैन निस्बतन कम होता है, ठीक है बात। लेकिन लाइफ स्पैन कम होने के बावजूद आज तक ये बीमारी क्यों एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि एवोल्यूशन में एक एडवांटेज भी इस चीज़ को मिला हुआ है। वो क्या? जिस इंसान में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है वो मलेरिया के ख़िलाफ़ ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, ठीक हो गई बात। तो ये अजीब सी बात है कि इसकी मलेरिया के खिलाफ ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। इस वजह से हम समझते हैं कि एवोल्यूशन में आज तक ये बीमारी, आज तक ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जब कभी बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला होगा तो ये वाले लोग बच गए होंगे और करते करते आज तक ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इन रेड ब्लड सेल्स। खासतौर पर रेड ब्लड सेल्स की डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है यही वाहिद तरीका होता है NADPH की प्रोडक्शन का। रेड ब्लड सेल्स में और कोई सोर्स नहीं है NADPH की प्रोडक्शन का। दूसरे सेल्स में कुछ और सोर्सेज भी हैं, जिस तरह एक और एंजाइम होता है NADP डिपेंडेंट मैलेट डिहाइड्रोजनेज। दूसरे सेल्स में ये एंजाइम भी थोड़ी बहुत आपकी NADPH प्रोड्यूस कर लेता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स में कोई और चीज़ NADPH प्रोड्यूस नहीं कर पाती। रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स में कोई राइबोसोम्स नहीं होते, सिर्फ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से ही हमें NADPH मिलनी है। तो RBCs में जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो NADPH बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब NADPH किस किस मकसद के लिए चाहिए वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं ग्लूटाथायोन का पूल मेंटेन करना होता है हमने, उसकी रिड्यूस फॉर्म मेंटेन करनी होती है ताकि वो सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह कर सके। ख़ास तौर पे रिड्यूस स्टेट्स ऑफ सेल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स को बना सके प्रोटीन्स में, ठीक है। जब ऐसा नहीं कर सकेगी, जब NADPH की डेफिशिएंसी होगी और ग्लूटाथायोन का पूल हमारे पास नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स होगी तो वो कोई डिटॉक्सिफिकेशन का काम सही से नहीं कर सकेंगे और इसकी वजह से डीनेचर्ड प्रोटीन्स के इनसॉल्युबल मैसेज जमा होना शुरू हो जाएंगे। इन मैसेज को हम नाम देते हैं हीन्स बॉडीज़, ठीक है। ये सारा कुछ इन पर्टिकुलर हम RBCs में डिस्कस कर रहे हैं। हुआ क्या बेसिकली, RBC के अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से NADPH नहीं बन पा रहा। NADPH नहीं बन पा रहा तो हम ग्लूटाथायोन पूल नहीं मेंटेन कर पा रहे, जिसकी वजह से सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन वाले काम नहीं हो पा रहे। उसके अलावा हम प्रोटीन्स के सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स को रिड्यूस फॉर्म में नहीं रख पा रहे। तो जब प्रोटीन्स के सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स ऑक्सीडाइज होंगे तो डीनेचर्ड प्रोटीन्स के इनसॉल्युबल मैस बनना शुरू हो जाएंगे, वो जमा होना शुरू हो जाएंगी और बन जाएंगी हमारे पास हीन्स बॉडीज़। ये आप देख सकते हैं RBCs में उन्होंने शो किए हुए हैं हीन्स बॉडीज़। ये जो हीन्स बॉडीज़ होती हैं ये RBC की मेम्ब्रेन्स पे अटैच हो जाती हैं और जब RBC की मेम्ब्रेन पे अटैच होती हैं तो RBC की मेम्ब्रेन को रिजिड कर देती हैं, ठीक है। अब जब RBC की मेम्ब्रेन रिजिड होती है ना तो RBC ब्रेक कर जाता है। आपको शायद पता हो जब RBC की एज बढ़ती है ना तो भी यही मसला हो रहा होता है कि मेम्ब्रेन थोड़ी रिजिड हो जाती है और वो स्प्लीन वगैरह में ब्रेक कर जाती है। तो ये जो हीन्स बॉडीज़ हैं ये RBC की मेम्ब्रेन को रिजिड कर देंगी और RBC की मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाएगी। तो ये हमने देखा RBCs के अंदर क्या इशू हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी की वजह से। दूसरे सेल्स में भी इसकी कमी से इशू होगा लेकिन निस्बतन कम होगा इशू, RBC में ज़्यादा होगा। RBCs में एक तो मेम्ब्रेन वाला इशू है और दूसरा RBCs में यही वाइज सोर्स है NADPH का। दूसरे सेल्स में मैंने आपको बताया कि और भी सोर्सेज होते हैं। डन जी, ये यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। RBCs में इसकी डेफिशिएंसी को क्या रोल है वो हमने स्टडी कर लिया। आगे देखते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। बात असल में ये है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक प्रोटीन है ना, अब ये एबनॉर्मल बनती है, मतलब जीन्स की कोई किसी खराबी की वजह से ख़राब प्रोटीन बन जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान में भी इसकी डेफिशिएंसी होगी या इसकी ख़राबी होगी उसके अंदर ये वाले सारे मतलब मसले पैदा होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। हाँ, कुछ लोगों में जब हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाते हैं ना, कुछ ऑक्सीडेंट ड्रग्स लेते हैं तो उसकी वजह से वो होना शुरू हो जाती है, प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो क्या चीज़ें हैं जो इसकी डेफिशिएंसी में प्रेसिपिटेशन कॉज कर सकती हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं। ऑक्सीडेंट ड्रग्स,
फावा बीन्स और इन्फेक्शन वगैरह से प्रेसिपिटेशन होती है। ऑक्सीडेंट ड्रग्स में 3 तरह के ड्रग्स हैं जिनको हम याद करने के लिए निमोनिक ए याद रख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल्स और एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स होते हैं बुखार को ख़त्म करने वाले, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल्स और एंटीपायरेटिक्स हमारे पास प्रेसिपिटेशन कॉज कर सकते हैं इस एंजाइम को डेफिशिएंसी में। और आगे उन्होंने उसके नाम भी बताए हुए हैं कि एंटी मलेरियल सच एज ये फलाना और नॉट, इसमें क्लोरोक्विन और क्विनीन ये वो एंटी मलेरियल जो कि प्रेसिपिटेशन कॉज नहीं करते। इसी तरह एंटीपायरेटिक्स में देखें तो एसिटाइनाइड कॉज करता है जबकि एसिटामिनोफेन कॉज नहीं करती, ठीक है। तो ये वैसे ही नाम है एमसीक्यूज वगैरह के लिए, इसमें कॉन्सेप्ट ना जीरो नाम की चीज़ है, कॉन्सेप्ट कोई है ही नहीं इसमें, मैं आपको क्या समझाऊं। फिर आगे देखते हैं फैविज्म। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी में फावा बीन्स खाने से प्रेसिपिटेशन हो रही है तो इसको हम कहते हैं फैविज्म। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज 6 और डिहाइड्रोजनेज की, और इसमें जब इंसान फावा बीन्स खाता है ना तो फावा बीन्स खाने की वजह से प्रेसिपिटेशन होती है। अच्छा, सारे डेफिशिएंसी वाले इंडिविजुअल्स में ये फावा बीन्स डेफिशिएंसी नहीं कॉज करती, ठीक है, लेकिन कुछ के अंदर कॉज कर लेती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर फैविज्म की रीज़न ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है, लेकिन हर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी में फैविज्म नहीं होता। डेफिशिएंसी में हो भी सकता फैविज्म हो भी सकता फैविज्म ना हो। गुड हो गई बात। तीसरी चीज़ इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होती हैं उसकी वजह से आपको पता है एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से बहुत से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो अगर हमारे पास NADPH नहीं होगा, हम इन फ्री रेडिकल्स डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकेंगे तो प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें जो सेल के अंदर प्रेसिपिटेशन कर सकती हैं, प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। डन हो गई बात। तीसरा जो हमने सब टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंट एंजाइम्स। अब बात असल में ये है, हमने कहा कि जेनेटिक इशू होते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कोई जेनेटिक इशू ऐसा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट ख़राब हो जाए, और ये भी होता है कई दफ़ा एक्टिव साइट नहीं ख़राब होती, कोई और चीज़ ख़राब हो जाती है। तो कोई ऐसी म्यूटेशन हो जो कि एक्टिव साइट को ना ख़राब करें और एंजाइम के फंक्शन को ना ख़राब करें तो कोई मसला नहीं बनेगा, एज सच नो इशू। लेकिन कई दफ़ा होता है कि म्यूटेंट एंजाइम्स जो हैं वो उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ फ़र्क होती हैं, तो उसकी वजह से इशू बन सकता है। तो ये वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के जीन में कोई भी म्यूटेशन आई तो मसला पैदा हो जाएगा। हो सकता है कोई म्यूटेशन है जिससे कोई मसला पैदा ना हो सकता है कोई म्यूटेशन है जिससे थोड़ा मसला हो और किसी से ज़्यादा मसला हो, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ म्यूटेशंस को देखते हैं। 3 तरह की म्यूटेशंस देखेंगे हम। पहली है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज A- यानी क्लास 3, ठीक है। ये इतनी स्वेयर नहीं होती, ये मॉडरेट सी होती है। क्यों इतनी स्वेयर नहीं होती? ये जो क्लास 3 है इसमें, इस डिजीज़ में RBCs के अंदर एक अनस्टेबल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होती है। यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है सही, काइनेटिकली भी नॉर्मल है, ठीक है, उसके काइनेटिक्स भी नॉर्मल है, सिर्फ थोड़ी सी अनस्टेबल है। तो जो यंग RBCs होते हैं उनके अंदर सही काम कर रही है, अलबत्ता जो ओल्ड RBCs उनमें थोड़ा सा ज़्यादा इशू हो जाएगा, लेकिन यंग RBCs में थोड़ा सही काम जा रहा है, इसलिए क्लास 3 फॉर्म जो है वो इतनी डेंजरस नहीं है। जबकि जो क्लास 2 फॉर्म है जिसको हम ग्लूकोज 6 मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी हमारे पास निस्बतन ज़्यादा स्वेयर होती है। इसमें इस एंजाइम की स्टेबिलिटी ज़्यादा कम हो गई है, ये एंजाइम ज़्यादा फारिग हो जाएगा, इस एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज्ड है। और तीसरी जो वेरिएशन है वो है क्लास 1 म्यूटेशंस। ये काफ़ी रेयर होती हैं लेकिन ये बहुत स्वेयर होती हैं। क्लास 1 म्यूटेशन सबसे स्वेयर है, ऑल्दो ये रेयर है, मतलब कम पाई जाती है लेकिन बहुत स्वेयर है। इसमें क्या होता है, अगर किसी इंसान में ये हो तो उसके अंदर क्रोनिक नॉन सेफेरोसिस्टिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है, यानी RBCs का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा ऐसी डिजीज़ के अंदर। तो 3 तरह की हमने देख ली है। क्लास 1 बहुत स्वेयर, क्लास 2 निस्बतन कम स्वेयर और क्लास 3 मॉडरेट है, बहुत थोड़ी स्वेयर है, क्योंकि इसके अंदर बस एंजाइम थोड़ा सा अनस्टेबल है, बाकी एंजाइम की फंक्शनिंग ठीक है, एंजाइम की काइनेटिक्स भी ठीक है। ठीक होगी बात। तो ये हमने देख ली किस तरह की वेरिएशन होती थी एंजाइम में। और फिर चौथा टॉपिक एंड में आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि हम देखते हैं कि किस तरह के जीन्स हैं जो कि इस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस एंजाइम की हमें मुख्तलिफ वेरिएशंस मिली हैं। ज़ाहिर बात है जीन्स में पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से हमें कोई 400 डिफरेंट वेरिएबल्स मिले हैं, वेरिएंट्स मिले हैं इस एंजाइम के। अलबत्ता सारे डेंजरस नहीं होते बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, जिन लोगों में एंजाइम डेफिशिएंसी पाई जाती है ना, उनमें बहुत छोटी सी म्यूटेशन है, बस मिस सेंस म्यूटेशन होती हैं, ठीक है। हमें कोई लार्ज डिलीशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वाले बंदे नहीं मिले।
चूंकि इतनी बड़ी म्यूटेशन वाले बंदे नहीं मिले तो हमने ये एज्यूम किया कि इतनी बड़ी जो म्यूटेशन हैं ये फैटल होती होंगी, इतनी बड़ी म्यूटेशन जिन बच्चों में होती हैं वो पैदा होती मर जाती हैं, इस वजह से हमें बड़े लोगों में ये वाली बड़ी म्यूटेशंस नहीं मिलती। तो आम तौर पे जो जिन लोगों में हम कहते हैं डेफिशिएंसी है उनके अंदर मिस सेंस म्यूटेशंस होती हैं। बस ये बेसिक सी बातें थी, इसमें ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।